आइए हम लोग का आज से मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्यों बोला जाता है आधुनिक भारत का इतिहास? क्योंकि इस समय हम लोग देखेंगे कि भारत हम लोग का गुलाम होने जा रहा है। गुलाम तो था ही, लेकिन विदेशियों के द्वारा किस प्रकार हम लोग का देश गुलाम की और गुलामी की ओर बढ़ेगा, शुरुआत यहीं से होती है आधुनिक भारत का। जैसा कि आप लोग मध्य भारत के इतिहास में पढ़ चुके थे कि ब्रिटिश लोग या यूरोपियन कंट्री का भारत में आगमन हो चुका था, और सबसे पहले आगमन अकबर के दरबार में आया था, लेकिन वहां कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन जहांगीर के दरबार से भारत में उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। तो जैसे जैसे आप लोगों को बताएं कि सीवा मतलब मुगल साम्राज्य के अंत होते होते पूरी सत्ता धीरे धीरे किसके अधीन में चली गई थी? ब्रिटिश के। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे देश जो थे, जिसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसकी सूचनाएं विदेशों में भी थी। जैसे आप कोई काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सपोज दैट हजारीबाग में, तो ऐसा क्या गांव के लोग बोले कहा, अच्छा ये लड़का हजारीबाग में पढ़ रहा है, ये लड़कियां हजारीबाग में पढ़ रही, आप नहीं बता रहे, लेकिन धीरे धीरे वो सूचना खबर फैलती जा रहा है ना। और वो खबर कब वायरल हो जाएगा? जब आप एक अधिकारी बन जाएगा, एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा, अच्छा वहां जाके पढ़ाई किया, हमको ही पढ़ना चाहिए। आपने बताया नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे एक से दूसरा होते होते वो पूरा का पूरा में फैल गया। तो सेम यही बात थी। भारत जो देखा जाता था बहुत ही संपन्न था। दूसरी, यहाँ का मानसून बहुत ही अनुकूल हुआ करता था। अभी अनुकूल नहीं, लेकिन इसमें सभी मानसून देखो, उस जमाने में समय पर बारिश होना, समय पर खेती बाड़ी होना, सब। अभी कब बारिश हो जाए, कब एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है। तो ये जो खबर थी, यूरोपियन कंट्री लोग भारत का नाम सुना हुआ था, तो ये भारत आया नहीं पहले। इन्होंने सोचा, जिस समय इतिहास हुआ तो बोला कि भारत है क्या। वो पूरा तो प्लेनेट पर देखा, मैप पर, नक्शा पर देख रहा था कि हाँ यहाँ भारत, यहाँ देश है, लेकिन भारत तक पहुंचा कैसे जाए, सबसे बड़ा बात है। जैसे अभी आपको बोल देंगे जाना है कौन सा, मान लो जाना है अंडमान निकोबार, भारत का भाग जाना है। देखो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकदम छोटा साइड में आइलैंड है, यहाँ नहीं बन पाया। तो वहां पर जाने के लिए तो पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाना। तो उस समय तो हम लोग का साधन भी नहीं हुआ करता था, प्लेन हुआ करता था नहीं। यात्रा करना है तो कैसे करना है? नाव के द्वारा, या राजस्व क्या होता है, कौन से रास्ते से? बालुई रास्ते से। तो बालुई रास्ते से जाना उनके लिए बहुत दुर्गम था, क्योंकि उसे बहुत सारे राज्य को पार होना पड़ता था। तो इसीलिए इन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग भारत के खोज पर निकलेंगे। तो भारत पर खोज पर जाए कैसा? एक अनजान जगह जाएगा, और अनजान जगह पर कोई जाने के लिए रेडी होगा? बोल देंगे जाओ वो जगह पर, अब पता ठिकाना नहीं कि आएंगे कि वापस जिंदा आएंगे कि मर के आएंगे, तो कैसे जाएंगे? तो इसके लिए जो तैयार हुआ था सबसे पहला व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा, सॉरी कोलंबस। सबसे पहले कोलंबस आया था। तो कोलंबस जब आया तो ऐसे नहीं आया, ब्रिटिश लोग बोला ठीक है जाओ, खोजने के लिए तैयार हो गया। तो हम बोला कि हमको तो आदमी तो चाहिए, चलाने उलाने के लिए आदमी भी चाहिए, खाना वाना बनाने कौन जाएगा? तो बोला गया उस जमाने में जो कैदियों की इंग्लैंड में सजा दी जाती थी ना, वही लोग को पकड़ा। बोला अगर तुम लोग इसका साथ जाएगा, जिंदा बच के आ गया, तो तुम लोग को आजाद कर देंगे, क्योंकि उसको तो कैद रखा था जीवन भर। तो बोला ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। तो राजी हुआ। तो 20 कैदियों के साथ जो कोलंबस भारत की खोज पर निकला। तो जब आया, तो जब वो भारत जाने का जगह वो पहुंच, जानते कहां चला गया? अमेरिका, जो अभी चला जाता है। जाना था दूसरे साइड, वो मुड़ गया अमेरिका के दिशा में। ठीक है। तो बोला वहां का आदमी लोग बड़ा उटपटांग दिख रहा है, काला काला एकदम चिपेंजी टाइप का, अजीबे अजीब ढंग का। तो इसीलिए उसका बोला कि आदमी, तो बोला भारत का आदमी लोग बोले थे बड़ा राजा महाराजा रहता है, स्मार्ट रहता है, और यहाँ काला काला आदमी नाम रहता है। तो वो उसको नाम दिया, क्या नाम दे दिया? इंडिका। शुरू में दूसरा नाम बाद में दिया। तो वो बोला कि यही भारत है। तो गया भारत, बोला कि यार, फिर वापस गया इंग्लैंड। तो बोला कि हम भारत खोज लिया। बोला भारत खोज लिया, तो कहाँ मिला कुछ वहां? तो वहां बोला कि इतना सोने का चिड़िया बोल रहे हैं, वहां तो सब काले काले आदमी सब दिख रहा, अजीबो गरीब आदमी दिख रहा। तो बोला तुम भारत नहीं खोजा, तुमको दूसरा देश द्वीप चला गया। फिर आगे चल के फिर इंग्लैंड लोग बोला, फिर भेजा। तो अबरी बार भेजा वास्को डिगामा को। तो जब वो वास्को डिगामा भारत आया, तो भारत नहीं पहुंचा, और भारत का सबसे पहले वो कालीकट पर पहुंचा, जो केरल राज्य होता है।
ठीक है। तो केरल जब पहुंचा तो केरल में देखो वहां व्यापार, वहां मसाला बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो वहां जो बोला कि भारत आया, तो फिर वहां पर जब गया तो बोला कि अच्छा भारत आया, तो उतरा, बोला खेती बाड़ी बहुत हो रहा मसाला वसाले का। तो वहां का जो राजा था जुमेरियन, ठीक है, जुमेरियन का निर्देश के अनुसार आया, आदर भाव किया। और देखो क्या विदेशों में क्या होता है ना, भारतीय मसाले का बहुत डिमांड था रहता है, क्योंकि देखो वहां पर क्या होता है, ठंडा प्रदेश है, हम लोग का जिस तरह वायु वो सब ज्यादा गर्म ठंडा वाला प्रदेश है। तो वहां क्या होता है, वो लोग मांस मछली का सेवन ज्यादा करता है। तो मांस मछली का सेवन में क्या चाहिए, मसाला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए यहां से मसाला जो लेके जाता था वहां 60 गुना ज्यादा दाम पर बिकता था। तो आया तो अपना मसाला भी ले गया और 2-3 को नाव भाड़ा पर ले लिया भारत से, वास्को डी गामा, और मसाला लोड कर लिया, तो पूरा पैसा कमाने लग गया। तो बोला ब्रिटेन लोग की ईज आता है, इतना पैसा कमा के चल जाता है, कौन ची कहां जा रहा है। तो बोला कि इंडिया जा रहा है। तब उसके बाद वो लोग कुछ करता है किधर, भारत की ओर। तो भारत की ओर यूरोपियन कंट्री सब भारी भारी भारत में आएंगे, पुर्तगाली भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे, इंग्लैंड भी आएंगे, डच भी आएंगे, स्पेनिश भी आएंगे, सब इसी प्रयास में। तो वजह क्या था, जैसे सपोज करो अभी हम लोग का झारखंड, ठीक है, अभी हम लोग क्या होता है, कोयला का कोई अहमियत नहीं देते हैं। अभी जाओ दूसरा राज्य में कोयला कितना महंगा मिलेगा, अभी एक बोरा कोयला लिए जला दिए, खत्म। और कोयला दूसरे राज्य में जाने पर बहुत महंगा। तो अगर यहां से कोई सस्ता चीज ले जाकर के दूसरे राज्य में बेचेगा तो वहां का आदमी आएगा ना यहाँ पर, तो बोलता अरे यहाँ सस्ता मिलता है, यहां से व्यापार करेंगे। तो यही व्यापार की भावना तैयार हुई यूरोपियन कंट्री में, कि भारत में हम लोग का देश के तुलना में जो सामान बिकता है बहुत महंगा बिकता है, 60 गुना, समझ लो, 1 रुपया का कीमत 60 रुपया। जिस समय हम लोग का देश आजाद हुआ था उस समय 1 रुपया $1 के बराबर था। सोचो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में ना हुआ, उस समय 1 रुपया बराबर $1 की होती थी, बराबर, दोनों इक्वल था। और अभी जो होता है कितना होता है, $83 रुपया। सोचो 83 गुना महंगाई बढ़ गया, अब यार बढ़ेगा। तो हम लोग क्या हो रहा, जितना डॉलर का दाम बढ़ रहा मतलब क्या, हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। और उस समय साथ सोचो इतना अंग्रेज जो लूटा तब हम लोग अमीर थे, और नहीं लूटता तब कितना अमीर थे। समझ में आ रही भारत में क्यों व्यापार कर रहा था। तो सोचो $1 1 रुपया का बराबर है और 60 गुना दाम पर यहां से बेचता था, मैंने पूरा प्रॉफिट रखता था वो लोग। तो इसीलिए पूरा यूरोपियन कंट्री का नजर पड़ा किधर, भारत की ओर, बोला चलो भारत। तो ब्रिटिश लोग इंटेलिजेंट था, जानबे करे, पहले तंबाकू का नशा लगाया, फिर उसको गुलाम किया, फिर उसके बाद बंगाल को अधीन किया अपना कोठी में, फिर अवध को जीता, फिर राजा लोग को हराया, फिर उसको पेंशन भोगी बना दिया, और कंट्रोल कौन करने लग गया, ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश से पहले भी भारत में पुर्तगाली आए थे भारत में। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बात को। तो यही जो होता है हमारा मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है इसी कड़ी से। तो देखोगे, देखो जो भारत में पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में आने वाले यूरोपियन का आगमन, कौन कौन सा देश हमारे भारत में आए थे, कंट्री, यूरोपियन कंट्री, उसका नाम। तो उसी के लिए ट्रिक्स बनाया गया है, पेड कर दो फीस। देखो पी से हुआ पुर्तगाल, क्या नाम हुआ, ई से हुआ इंग्लैंड, डी से हुआ डच, जे से हुआ डेनमार्क, और फी से हुआ आपका फ्रांस, ठीक है। और एक जो होगा स से होगा स्विस, स्विट्जरलैंड, जो स्विस वर्ल्ड कंट्री होता है। तो कितना कंट्री होगी लो, 1 2 3 4 5 6 देशों ने भारत पर रहा, लेकिन सबसे कम समय रहा स्विच का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन कंट्री का नाम बताइए, कौन रहेगा आपका, पुर्तगाल। इसीलिए ये टेक्निक ये एग्जाम में पूछा था, बोलता क्रम में सजाइए, तो याद रहेगा तभी ना क्रम में सजाइएगा। पुर्तगाल के बाद कौन सा आएगा दूसरा, इंग्लैंड के बाद कौन आएगा, डच, डच के बाद कौन आएगा, डेनमार्क के बाद कौन सा आएगा, फ्रांस, और अंत में क्या आएगा, स्विस लोग आएंगे। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंट्रीज आया था तो उसका नाम क्या रहेगा, पुर्तगाल। समझ में आई बात।
तो देखो ये पूरा का पूरा आपका कब कब आए हैं। तो देखो सबसे पहले भारत में जिस यूरोपियन कंट्री का आगमन हुआ उसका नाम था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पुर्तगाल लोग जाए थे तो इसकी स्थापना जो किए थे कब किए थे? 1498 ईस्वी में। कब स्थापना किए थे? ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1602 में। उसके बाद डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1616 में। फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1664 में। और अंत में जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 31 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, इसीलिए इसका मैं कहूं कि ये क्रमबद्ध तरीका से हमारे देश में आएगा और शासन, और अंत में हम लोग का देश पर राज करने के लिए लोग लड़ेगा आपस में कि कौन भारत पर रहेगा, तो लड़ेगा भी आपस में। तो सबसे पावरफुल ब्रिटिश लोग रहता है, सबको खदेड़ता है। और लेकिन याद रखिएगा आएगा पुर्तगाल सबसे पहले और जाएगा सबसे अंत में। गोवा जानते हैं ना, गोवा में पुर्तगाली लोग सबसे ज्यादा था। आया भारत में देश आजाद होने के बाद गया वो हम लोग का देश से, आया देखो पहले। चला ठीक है, तो ये जो होगा सोचो भारत पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए इतना देश लोग रहा हम लोग का पर। तो सोचो कि अगर हम लोग का देश गुलाम नहीं होता और हम लोग सुबह राजा महाराजा के समय रहते, आज कितना धनवान होते। अरबों का सब हम लोग फॉरेनर में रहता कि नहीं, इंडिया लोग। यहाँ एक मजदूर इधर आओ, फॉरेनर का चाहिए काम करो तुमको पैसे देंगे, वही लोग से आता काम करवाता। कितना टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो सोचो हम लोग उतना फिर भी संतुष्टि नहीं मिला है, जो भी बचा खुचा है सब नेता लोग वो लूट के खा रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है, बचने भी नहीं दे रहा। बताओ कब तक हम लोग का देश लूटेगा। इसीलिए विचार का नाम है भारत, इंडिया। इस वास्ते भारत वर्ष कहा जाता था। ठीक है, तो याद रहेगी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। डच की स्थापना 2 में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। कौन सा समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपियन कंट्री का नाम, और सबसे लास्ट में तो देखो सबसे पहले जो आया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि जानते हैं इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में आया था। तो वही देखो कहानी है कि 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा, क्या नाम था? वास्को डिगामा। ये जो वास्को डिगामा था ये कोलंबस का असिस्टेंट था। असिस्टेंट मतलब समझते हैं, उसका नीचे काम करने वाला। ठीक है, जैसे बोलते हैं प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब उसका पद नीचे। तो जब ये आया तो पहले वास्को कोलंबस आया तो पगला बोला भारत ही, बोला भारत ये नहीं है। तो फिर बोला कि ठीक है आप थक गए, अब दूसरा बार डरे नहीं जाए। तो बोला साहस किया वास्को डिगामा भारत की ओर। तो वास्तव में जो भारत का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? खोजा था वो। तो बोला ये सबसे पहले पहुंचा कालीकट के बंदरगाह पर। कहां पहुंचा वो? केरल के कालीकट के ये बंदरगाह पर पहुंचा। जब ये बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां का जो शासक था केरल का, उस समय वहां का शासक का नाम था जेमोरियन। क्या नाम था? जेमोरियन। ये देखा पूरा एकदम टाई बेल्ट सूट उट पहन के पहुंचा है कौन? वास्को डिगामा। उन लोग का ड्रेस वैसी ना होता है, हम लोग का देखे टाई इतना छोटा गो, देखे ना छोटा गो टाई, आप कोट उट पहन के आए, बोला कौन आदमी आ गया हम लोग का पर आज से पहले इस तरह का ड्रेस नहीं। जैसे मान लो कोई ऊपर टांग ड्रेस पहन लेके साउथ अफ्रीकन लोग आ जाए, करेगा हुलू लुलू करने लगे, डरे भागे लगेगा सब। तो बोलेगा ना कि कौन देश से आ गया ये लोग पागल लोग, तो बोलेगा कि अफ्रीकन है तब ना जानेगा, नहीं तो कैसे जानेगा। तो जब ये आया तब बड़ा लगा ये लोग अजीब गरीब, तो बोला आया ठीक है, जेमोरियन वहां का शासक था। तो यही तो भारतीय लोग का पहचान है। अगर नहीं हो पहचानेगा आपका द्वार पर जाएगा, भूख लगा कुछ दे दीजिए, नहीं हो जानेगा चोर की लुटेरा, हाँ भूख लगा होगा दे दो, पानी उन्हें खाना खा लेगा बेचारा। मतलब इंडियन लोग बहुत इमोशनल होता है, बहुत जल्दी सत्यता मान लेगा सही गलत। वो नहीं जानेगा वो दुआरी पर तो निगाह बैठा के कभी घर में अकेले मिले लूट पाट के भाग जाएंगे।
हराता है, रहेगा उसी तरह बनेंगे। आप सबको सेटिंग करके रखेगा कि हम देखने जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा बच्चे मिला तब इशारा करेंगे आ जाना, नहीं तो सब लूट पाट के फिर लेके जाएंगे। इंडियन लोग नॉर्मल रहता है। तो यही जो हुआ कहानी, तो जब वो आया तो बोला ठीक आया जेमुरियन, तो आओ भाई, बहुत दूर से, बोला बहुत दूर से आए हैं भारत उधर खोजने के लिए। बोला ठीक है यही है इंडिया, आइए वेलकम है। तो जो कालीकट के बंदरगाह पर जो स्वागत किया था उस समय उसका शासक का नाम क्या था? जेमोरियन। क्या नाम था? याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो पुर्तगाल वास्को डी गामा सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचा था वो? और कालीकट बंदरगाह कहां पड़ता था? केरल पर। और उस समय वहां का शासक कौन था? जेमोरियन था। उसका स्वागत किया, घुमा फिरा, तो बोला क्या है मसाला, जैसे मान लो खाना वाना खिलाया उसको। जब आप किसी का मेहमान नवाजी करते तो क्या होता है, खाना वाना खिलाते कि नहीं? मान लिया अभी आपका गांव से आ गया, देखिए लॉज बहुत गंदा है, बोला कहा चलो होटल वोटल में खिला देंगे, बढ़िया से भेज देगा उधर उधर। नहीं तो 2-3 दिन रहेगा तो रूम में आएगा, बढ़िया बढ़िया अपने मार भात खाएगा, लेकिन जब आएगा तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ता है कि नहीं? कि मारे मत खिला दे, अगर भूल से खिलाए तो पूरा गांव में आपको डंका बजा देगा। वो गए तो देखो तो इतना मुश्किल से इसका सोचे थे कि रहेगा, और ऐसा रूम में सुताया, खाली मछड़े काट रहा था रात भर, सोने भी नहीं दिया, और खाना मार भात खिला के भेज दिया हमको, पूरा गांव में आपको डंका बजा देगा। तो बोले ठीक है भाई आओ, हम ही जमीन में सूत जाएंगे, उसको चौकी पर बढ़िया सुतने दो, मच्छरदानी का अंदर में। स्टूडेंट लाइफ में यही ना रहता है, एक तो बेड होगा, ऐसे घूमेगा तो इधर दरवाजा दीवार, और ऐसे घूमेगा तो इधर दीवार, सिंगल ऐसे ही ना रहता है। और जबरदस्ती जहां 3 गो लगने वाला है रूम, जबरदस्ती 4 को चौकी घुसा देगा, एक उसका और बढ़ जाएगा क्लाइंट, नहीं रहता है। देखोगे इधर उधर दुए गो। अब देखो स्टूडेंट ज्यादा कहा, ए जी हटाओ इधर सामान, ये चौकी यहाँ लगा दे, लो 3 गो हो गया। अब खाना, ये खाना पकाएगा तो इसका सेंट ही सूंघेगा, वो खाना पकाएगा तो उसका सेंट देगा। हाँ वैसे ही चलता है। 3 गो वाला में तो आफत है, 2 गो वाला में तो है कि ऐसे हुआ तो उधर मुंह कर लिया, ये उधर कर लिया। 3 गो वाला रहा तो सेंटर, इधर इधर इधर, खाली गेट की तरफ से रास्ता रहेगा, और तीनों खाना बनेगा एक ही जगह सेंटर पर आकर के। तो जब इसको खाने के लिए बुलाया, जेमोरियन बुलाया किसको? वास्को डी गामा को। तो खाना जब उसको परसा गया, तो जब वो खाना खाया तो इतनी स्वाद लगा, तो बोला इस तरह का तो खाना हम लोग का यहाँ नहीं बनता है, जिसमें से हम लोग इतना हाईटेक है। तो बोला वजह क्या है? तो बोला यहाँ का मसाला का क्वालिटी इतना पसंद, बोला इतना अच्छा मसाला है, तो ले गया वो अपने साथ। देखो जब स्वागत किया तो उसने अपने जहाज को मसालों से भर दिया। बोला इतना सस्ता, इतना अच्छा मसाला, हम लोग खाते हैं मसाला तो कुछ स्वाद ही नहीं लगता है। देखते हैं ना, देखिएगा घर में आप जो उपजाते हैं मसाला उसका स्वाद दीजिएगा, और मार्केट से जो लाते हैं अपना, घर से जो सरसों का तेल जो खेती करते होंगे वो डाल कर देखो, वो जानते कितना कड़वा रहता है, आंख पूरा है। अब मार्केट वाला में तो खाली सेंटे मारल रहता है, लगेगा, और नहीं तो वो नहीं रहता सरसों, जो हम लोग गांव में जानवर खाता है ना वो तेल करता है। कौन वाला? काला सरसों। और काला सरसों को राई कहा जाता है, ठीक है। और गांव वाला लोग उसको तेल ही नहीं पीता, बोलता सरसों का तेल चाहिए हमको। और वही पैकेट में देखोगे काला काला बना रहेगा, और लिख देगा सरसों का तेल। वो सरसों का क्वालिटी नहीं है, वो डी ग्रेड माल है। तो उसको खाता है तो क्या होगा? अब बोलता है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल कौन सी है? चावल भूसा उसा से बनाता है। हाँ तो बोलता है कि रिफाइंड तेल खाने से सही रहता, सबसे ज्यादा नुकसानदायक करता है। तो रिफाइंड का तेल, वो हार्ट का जितना भी पेशेंट हो रहा है उसका वजह वही है, रिफाइंड तेल। और चावल का सरसों का तेल खाइए, कभी बीमारी नहीं होगा। तो बोलता क्या, रिफाइंड तेल चिपचिपा नहीं लगेगा, पूरी एकदम 1 नंबर में बढ़िया निकलेगा। और तेल इतना गाड़ेगा, गांव वाला में देखो पुआ पकवान बनेगा, हाथ में गाड़ेगा एकदम पूरा तेल। ये बहुत ऑयली प्रोडक्ट, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो सरसों का ओरिजिनल तेल है। और उससे भी खतरनाक तेल का ना तो झारखंड का 1 नंबर का घी, जिसको कहा जाता है कौन सी, डोरा का तेल, समझते हैं? हाँ, महुआ का पेड़ से होता है, उसको पचा नहीं पाएगा कोई आदमी, तीता। उसको फिर उसको डाल के उसको क्या किया जाता, उसको ये पूरा हटाया जाता तीता। 1 नंबर, नहीं जानती है तो बोलती का ही नहीं। वो खाएगी तो सारा घी फेल है। तो हम लोग झारखंड में नहीं। तो जब उसी प्रकार जब ये खाया तो इसको लगा कि इतना अच्छा क्वालिटी, इतना सस्ता है। बोला कुछ नहीं, बोला भाड़ा पर मिलेगा, जहाज वहाज आए इतना दूर से। जमुने ने बोला टेंशन लो कितना, तो उसको तो स्वागत के गिफ्ट किया 1 जहाज मसाला, सोच लो। तो बोला इतना सस्ता है, बोला ठीक है भाड़ा पर 2-3 गो और जहाज हमको चाहिए, बोला ले लो। और 2-3 गो भाड़ा पर लेकर के अपना पैसा से कौन लिया? वास्को डी गामा।
पूरा मसाला लोड किया और ले गया यूरोपियन कंट्री। और जहां पर जो यहाँ एक रुपया में बेचता था, खरीदा था, वहां 60 रुपए में बिक्री किया। सोचो, अगर 1 लाख का ले गया होगा तो कितना लाख कमा गया? 60 लाख, सीधे प्रॉफिट प्रॉफिट। तो बोला ये कौन धंधा कर रहा था? देखो बिजनेस का रूल है, अगर आपका बगल में कोई चीज का आप एक दुकान खोल के बैठे इधर देख रहे, ओकर बिजनेस ज्यादा चल रहा है ना, जो दूसरा चीज का दुकान है, तुरंत बोलेगा ये अब नहीं चले वाला, हटाओ एकरा। वो जो सामान रखा तो आप भी वही सामान रखने लगिएगा। बिजनेस का ही ना रूल होता है। अगर मान लीजिए 2 अलग अलग दुकान, अगर एक दुकान ज्यादा चल रहा तो उसी का कॉपी स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं बगल में? क्यों खोलता है? कि मेरा भी बिजनेस चलेगा। तो जब ये वास्को डिगामा जब इतना अमीर बनने लगा, बोले क्या वजह है इतना? तो बोला कौन देश से ला रहा मसाला, वहां का लोग भी खाया था, आज तक वैसा मसाला नहीं खाया। तो वो लोग भी बोला भनक लग गया। और जब अच्छा चीज रहेगा तो आप पैसा देके भी खरीदिएगा। तो इसीलिए ये बोला, इसका लाभ उठाया। तो आगे चल के जो बोला गया कि जिसने इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डिगामा ने कुछ और भी मसाले खरीदे, क्योंकि उसको जान गया था कि ये सस्ता है, जानता कि अब जाएंगे तो साल भर के बाद हम अबे नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रा उसको पानी से करना था। उसमें साधन क्या था? पानी जहाज का ही था ना, कि प्लेन था कि तुरंत लोड हुए, 1 घंटा में बेच के तुरंत आ गया इंडिया। अब पानी जहाज में जाएगा, जिंदा आएगा कि मरेगा, क्योंकि साइक्लोन उठता है, सुनामी। तो गया तो सुरक्षित चला गया, तो फिर वहां बेचा। तो बोला गया 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर आया भारत, इसको तो चस्का लग गया। ये देखो पहला बार आया था कब? 1498 का बाद 99, 100, 1, 2, 4 साल बाद, 1 साल तो जाने ही में लग गया होगा। बोला पैसा वैसा फिर घट गया है भाई। तो बोला वही तो है, ही है, अभी बताया नहीं कहां जा रहे हैं हम। तो वही जाया, फिर आया भारत। फिर 1502 ईस्वी में आपका वास्को डिगामा फिर भारत आया। तो उसका तो टारगेट था बिजनेस करना। तो जब आया तो 1503 ईस्वी में पुर्तगाली, अब यह कहां पर उतरा? कोची बंदरगाह पर। कौन सा बंदरगाह पर? कोची बंदरगाह को धीरे धीरे जब 1502 में आया तो फिर गया नहीं, फिर यहां रुक गया। कोची नहीं जानते? कोचीन, कोचीन, हाँ वही जगह होता है, गोवा का साइड एरिया। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या कर लिया? कोचीन का किला को जीत लिया। तो आप देखो ये स्टोरी इसलिए देखो बीच बीच का गायब है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहां तक आते आते मुसलमान लोग की मुगल सल्तनत धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और ब्रिटिश एम्पायर क्या होता था? बिजनेस के बहाने छोटा छोटा राज्य को जीत रहा था। जैसे सपोज दैट अभी हजारीबाग में अगर यहाँ का कोई अच्छा सा नहीं है, अभी गवर्नमेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, आएगा बाहर से कंपनी, पूरा एरिया को बोलेगा ठीक है हमको टेक ओवर चलना है, बिजनेस चलाना है, पूरा यहाँ खाली कराएगा। जैसे आपका खाली जगह से टंडवा इस समय क्यों टेक ऑफ किया? वहां पर कंपनी आया तो आसपास का जमीन को दूसरा जगह बसा दिया, वहां कंपनी स्टेब्लिश किया। तो उसी प्रकार जब सोचा कि यहाँ पर इतना बिजनेस है तो यहाँ अपना रहने का जगह भी तो चाहिए, कि यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अब मान लो आप अकेले आइएगा फिर व्यापार करिएगा तो बिजनेस हो पाएगा नहीं। तो आप जोसेंगे ठीक है अब यहीं पर एक रूम ले रहे हैं और यहीं पर 2 आदमी को रखेंगे जो बिजनेस करेगा, डायरेक्ट यहां से माल भेज देगा हमको अपना रेज। तो धीरे धीरे इन लोगों ने इसी व्यापार के रास्ते क्या हो गया, अपना यहाँ क्या हुआ, स्थान को फैलाने लग गया, अपना राजनीतिक व्यवस्था को और अपनी सैन्य शक्ति को। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने सबसे पहले कौन सा जगह को जीत लिया? कोचीन को जीत लिया। तो याद रखिएगा अभी पुर्तगाली आया, अभी बाकी है गो, कौन? ब्रिटिश को आना बाकी है। तो फिर इसके बाद आगे जब चला तो 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने देखो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया। तो पुर्तगाल का जो शासक था, जो वहां का गवर्नर जो नियुक्त किया दिया, किसको नियुक्त कर दिया? पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। क्या नाम रहेगा? 1503 ईस्वी में कोची को जीत लिया तो वहां का कोई गवर्नर तो चाहिए जो मॉनिटरिंग करे। तो उस शासक का जो उसको नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया। और अल्मोड़ा ने नौसेना को बहुत ही मजबूत किया और यहां पर क्या कर दिया, एक पॉलिसी लेकर के आया। उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब समझिए पॉलिसी क्या है। मतलब जानते हैं कि समुद्र का पानी नीला होता है, जानते हैं ना? तो अब बोला कि हम जिस रास्ता का खोज किए भारत आने का, अगर कोई उस रास्ता से आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अभी सपोज करो कि एक शॉर्टकट रास्ता खोज लिए, यहां से सपोज जो जाना है कौन सी कोडरमा रेलवे स्टेशन जाना है, तो मान लो ऐसा शॉर्टकट रास्ता कि 10 मिनट में पहुंच गए, पूरा पत्थर। नाम सुने ना जीताराम मांझी का? जीताराम मांझी बोलते कौन है? माउंटेन मैन दशरथ मांझी। मूवी बना था, क्या बना था, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर का रास्ता को बना दिया, कितना 8 किलोमीटर।
तो उसका पूर्वज नहीं था टैलेंटेड, वो खाली बस दिया प्रोत्साहन। अगर बोल देता कि हम पहाड़ काटे हैं, अब जो ही रास्ता जाएगा हमको टैक्स देगा। एग्जाम्पल को टूल प्लाजा काहे लगता है टैक्स? आप टोल टैक्स क्यों देते हैं? तो सरकारी है, का दरकार है, हम भारत में रहते हैं, गुलाम दे, हम नहीं देंगे टैक्स। तब तो बोलेगा गाड़ी आपको चलने नहीं दिया जाएगा आगे। इसलिए कि रोड का बनाने का जो खर्चा आया, मेंटेनेंस आया, प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आप ही से ना लेगा। इसीलिए जहां भी देखोगे नया रोड बनेगा वहां टूल प्लाजा लगा देता है, क्योंकि सरकार पैसा नहीं देगा, वो पैसा आप ही से वसूलेगा। जितना बार जाओ जाओ का ठीक है, हमरा दो पैसा टैक्स। तो उसी प्रकार ये पॉलिसी को लेकर के आया कि हमने जिस रास्ता से गया, अगर वो रास्ता से कोई फॉरेनर या कोई बिजनेस आता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो रास्ता जा पाएगा, नहीं तो रास्ता से मना ही रहेगा। तो कौन सा पॉलिसी लेकर के आया? उसी पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि इसे खोज करने वाला पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। और यहां भारत में कंट्रोल किसको बना दिया? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को। तो तुरंत आया, बैठा, तो एक पॉलिसी कानून चालू कर दिया। किंतु हाँ बोलो, लो भरना कैसे बने? अब मान लीजिए आप कोचीन को जीत लिए तो मुगल सत्ता तो कोई है ही नहीं शासक, तो कंट्रोल कौन करेगा? आप सपोज कीजिए अपना विलेज से आई, इतना पैसा कमा ली, इतना पैसा पूरा हजारीबाग को खाई ली, तो बोलेगा, आप बोलेंगे हम हजारीबाग हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आप यहाँ किसी को नियुक्त कीजिएगा, अपना गांव का अपना विश्वास पात्र को यहाँ नियुक्त कर लीजिएगा, सबसे पैसा कलेक्शन करना। तो जब वो आया जीत लिया तो यहाँ पर तो अपना अधिकार जमाएगा, तो अपना अधिकार के लिए अपना आदमी चाहिए, तो किसको भेजेगा? वहां पुर्तगाल से भेजा, तो उस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। अब भारत का सारा रिपोर्ट किसके अधीन चलेगा? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा के द्वारा, और ये रिपोर्ट करेगा पुर्तगाल में। ठीक, तो इसके बाद देखो, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर का पद संभाल नहीं सका, ये बौखला गया पूरे। बोले इतना पैसा ही कंट्रोल मैनेज, मान लो अचानक आपके पास 5 करोड़ रुपया आ जाए, अभी बेचारा का पॉकेट में हम लोग 10 रुपए नहीं है, और अचानक फोन में आ गया 5 करोड़ रुपया, पगला नहीं जाइएगा? पहले से इसको जगह कहां लगाएंगे? तो जगह का मिलेगा मात्र 1 घंटा जगह लगाना है, पगला नहीं जाएगा? किधर दे, किसको दे? हो सकता है देने दिया, तब वो देने दिया तो दे, जा 1 घंटा में खत्म हो जाता नहीं है, तो पगला जाता। देखो पैसा अचानक मिलने पर भी आदमी पागल हो जाता है। अगर मान लो किसी को फोन मिला, अगर फोन में 5 करोड़ रुपया था, तो बोलते बोले सीमा निकाला, जल्दी डालेगा पैसा। तो इसीलिए तो लेकिन ये भारत में क्या हुआ, जो था जीत भेजा था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को, ये बहुत अच्छी तरीका से संचालित नहीं कर पाया। फिर आगे चल के फिर दूसरे व्यक्ति इसके स्थान पर जो नियुक्त किया 1509, तो 1505, 4 साल के बाद फिर वहां का गवर्नर बदला। उस गवर्नर का नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? पुर्तगाली नया गवर्नर नियुक्त किया। तो भारत में पहला जो विदेशी गवर्नर था, याद रखिएगा, उसका नाम था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, जो पुर्तगाल का था। 1504 ईस्वी में, 5 ईस्वी में, और 1509 ईस्वी में उसकी जगह पर जो नाम आया था, क्या नाम था? अल्बुकर्क। ठीक, इसको गवर्नर नियुक्त किया। अब अल्बुकर्क को ही इसलिए भारत का वास्तविक, पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर माना जाता है, क्योंकि इसी के शासन काल में पुर्तगाली लोग का शासन व्यवस्था और साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो इसीलिए बोला गया कि अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं, क्योंकि इसने बीजापुर के शासन से गोवा जीत लिया था। गोवा समझते हैं ना? अभी जो गोवा है, तो सोचो, आया सबसे पहले और गया सबसे लास्ट में पुर्तगाली लोग। इसीलिए अभी भी जाओगे गोवा में तो बहुत सारे पुर्तगाली लोग मिलेंगे। तो इसने क्या किया, वहां तो कोची में बनाया था, अब बीजापुर, सोचो पहले मुस्लिम कंट्री का अधीन था, मुस्लिम का शासक में था, अब इसको जीत लिया सोचो से, और गोवा को क्या कर लिया? अलग। तो खुश होइए जाइएगा। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे मेरा साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले जो भारत में जीता, अल्बुकर्क शासन होने के बाद भारत कौन सा राज्य को जीत लिया था? सोचो, हम ही लोग का राज्य को हम ही लोग से अलग कर रहा है। इसके बाद इस विजयनगर, इसका जो होता है विजयनगर का शासक, पढ़ाए थे, सुने थे ना, कृष्णदेव राय, याद आ रहा है? विजयनगर साम्राज्य में उससे दोस्ती करके रखा हुआ था। धीरे धीरे बोला ठीक है, पहले दोस्ती करेंगे तब ना जीतेंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग पहले उसका राज जानता है, क्या उसका राज है। आप लोग किसी गुलाम बनाना चाहते हैं, उसका राज जान के रखो, नहीं काम करेगा, बोलिए देंगे, बट डरे बोलेगा, नहीं बोले काम चलो कर देते हैं, क्योंकि जानता राज बोला तो भेद खुला तो गया, रह नहीं पाएगा हजारीबाग में, तो डरे काम करता है। इसीलिए राज किसी को नहीं बताइएगा, जहां बता दिए तब कंट्रोलर बन गए,
जहां नहीं बोला बताइए, अभी व्हाट्सअप कर ही देंगे तुरंत, तो गड़बड़ा जाइएगा। तो इसीलिए ये पहले धीरे धीरे अपना क्या किया, दोस्ती किया, और कहाँ के शासक से, और उस समय का शासक कौन था, और आपको पढ़ाए थे विजयनगर साम्राज्य में कि सबसे प्रतापी शासक कौन था उस समय, और इधर मध्य भारत में इसका समकालीन बाबर को माना जाता था। बाबर भी अपने बाबरनामा में उल्लेख किया था कि हमारे समतुल्य जो शासक है दक्षिण भारत का, उसका नाम क्या था, कृष्णदेवराय। तो इसीलिए इसे दोस्ती कर लिया, तो अब इसे कोई छीनेगा, गोवा नहीं छीनेगा। इसके बाद अबुकल्क, देखो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नया टेक्निक लाया भारत में। बोला हम लोग आएंगे, एक साल तो आने ही में लग जाता है और एक साल जाने ही में लग जाता है, तो अगर छोड़ के हमको जाना पड़ा, शादी विवाह किसी का प्रोग्राम पार्टी में तो चल जाएगा, तो फिर कहाँ होगा यहाँ। तो इन्होंने एक नया पॉलिसी लेकर के आया। बोला अगर हम लोग को भारत में रहना है तो यहाँ के भारतीय महिलाओं से शादी करो। भारतीय महिला से शादी मतलब फॉरेनर लोग भारतीय से शादी करेगा। अब भारतीय से शादी करेगा तो उस समय जमीन जायदाद का तो कमी नहीं था, अब शादी कर लेगा। जैसे मान लो अभी भी परंपरा, मान लो लड़की पूरा धनवान घर का और लड़का गरीब घर का, रहो तो यहीं पर रहो, सब देखभाल करेगा, वहीं पर घर जमाई बना लेता है, जानते हैं ना। तो ये बोला कि हम अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे पुर्तगाली लोग को। तो इसीलिए जितना भी पुर्तगाल आता था काम, चलो इंडिया में काम देते हैं, वहां से पकड़ पकड़ के लाता था, तुमको काम स्पेशल मिलेगा, जाके मैरिज करो ना, तुमको अपनी जमीन जायदाद मिल जाएगा। अभी बताएंगे कि क्या क्या दान करेगा यहाँ का राजा लोग। तो अल्बुकर्क ने ये टेक्निक अपनाया कि पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़े कैसे, तो बोला जितने भी भारतीय महिला मिलता है सबसे मैरिज कर दो। हर मैरिज करने लग गया, जिससे क्या होगा, पुर्तगालियों की संख्या भारत में ही क्या आने लगी, बढ़ने लगा। अब उसको आने जाने का कोई टेंशन नहीं, अगर वो चल भी जाएगा तो वहां का वंशज रहेगा ना, पॉलिटी में पढ़ाएंगे, इसके लिए नियम बना फिर आगे चल के भारतीय संविधान में हमारा कि कौन भारत का नागरिक बनेगा कौन नहीं बनेगा देश आजाद होने के बाद। तो यहाँ इस पर भी लागू हुआ है नियम। तो यहां समझ में आ गई बात। तो अल्बुकर्क क्या टेक्निक लगाने लगा, पहले जो राज्य जीत रहा है राजाओं से दोस्ती बढ़ा रहा और अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, भारतीय महिलाओं से मैरिज कर रहा, और जो अभी भी सिस्टम चल रहा। और ये जो आप समझते होंगे 370 आर्टिकल जो भारत से हटा, का पता था ना कहां था, जम्मू कश्मीर में। वजह ये था कि जैसे भारतीय लोग थे रहती थी, तो जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट होते थे वो कश्मीर की महिलाओं से शादी कर लिया करते थे, और शादी कर जाता था तो यहाँ का भारतीय बन जाता था, सब उसका आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया। अब वो टेररिस्ट ना, अब भारत के लिए टेररिस्ट है, लेकिन वो क्या बन गया, सर्टिफिकेट के अनुसार भारत का नागरिक, क्योंकि वो महिलाओं से शादी कर लिया कश्मीर वाला लोग। अब पूरा घूम रहा देश में, अब कहां पर ले, आधार कार्ड तो है ही बना, पैन कार्ड ही बना हुआ। तो ये वजह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी भारत में। तो इसीलिए आर्टिकल 370 हटाया गया। हटाने का पीछे बहुत रीजन था। पहला, भारत का कोई नियम ही नहीं लगता था उसका ऊपर, कश्मीर का अपना नियम कानून बना हुआ था। तो इसीलिए कहानी यहां पर रचा जो गया यही। तो अभी भी एक परंपरा चल रही है। अभी भी जैसे देखते हैं बांग्लादेशी आते हैं ना, बंगाल का कुछ क्षेत्र जो साइड वाला एरिया है वहां की महिलाओं से शादी, क्योंकि देखो, और दूसरी नंबर पर देखो जंगल में जो आदिवासी महिलाएं रहते हैं, क्या रहता है, यहाँ की महिलाओं से शादी करके यहाँ का नागरिकता ले लेता है झारखंड का, और यहाँ का संपत्ति का हकदार हो जाता है। बहुत अभी देखोगे जंगल साइड में मिलता है, मान लो कि बहुत उसका संपत्ति है, तो माने क्या झारखंड का नागरिकता मिल गया। अब झारखंड का नागरिकता मिल गया तो क्या होगा, सारा रॉयल्टी झारखंड का मिलेगा, अब पूरा आके कंपनी खोलेगा, बोले हम तो यहाँ के नागरिक हैं, देखो यहाँ की लड़की से हम शादी की है। कौन से सही हमारी बात को, तो नागरिकता लेने का सबसे आसान तरीका को वहां का महिला से शादी कर लो, सीधा नागरिक बन जाओगे खड़े खड़े। तो पुर्तगाली लोग ये टेक्निक को अपनाया था। इसके बाद पुर्तगाली जो होता है सबसे पहले भारत आए और देश आजाद होने के बाद सबसे लास्ट में गए। देखो 1961 में, तो हम लोग का देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन छोड़े कब ये देश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा यूरोपियन देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। पुर्तगाली आया सबसे पहले, अब जाएगा देश आने बाद गया, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ रह गया कुछ छोड़ के चला गया, लेकिन 90% लोग चले गए। अब जिसका जमीन ज्यादा था बोला हमको भारत अच्छा लगा, पूर्वज कहीं रह गया। तो बोला गया है, देखो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम देखो तंबाकू और आलू का खेती प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भारत में इन्होंने खेती जो स्टार्ट किया था सबसे पहले किसका किया था, तंबाकू, पूरा नशा का लाओ, और आलू
पूर्व खेती प्रारंभ किया। तो आलू का जो खेती का देन माना जाता है, किसे माना जाता है? पुर्तगालियों को, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का नाम सुने हैं? अभी जो हम लोग छपाई खाना जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। अभी जो ये छपा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे है, लेटर कैसे है, उसका तो कॉपी लिखाएगा तो तभी नहीं जाएगा पुर्तगाली कंट्री। तो कैसे हो? तो प्रिंटिंग प्रेस जो जन्मदाता माना जाता है भारत में, किसे माना जाता है? पुर्तगालियों को माना जाता है। अगला बोला गया है पुर्तगाली ने भारत से अधिक किसके साथ व्यापार किया? इंडोनेशिया के साथ रुचि किया। इंडोनेशिया समझते हैं ना, अभी अलग कंट्री बना हुआ है। तो भारत से ज्यादा देखा कि भारत से ज्यादा हमको प्रॉफिट आगे चल के कौन सा देश से हो रहा है? इंडोनेशिया से। तो फिर व्यापार किससे बढ़ा लिया उन्होंने? इंडोनेशिया के साथ। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? और सबसे लास्ट में जाने वाले कब गए थे? 1961 में। तंबाकू और आलू का खेती किसने प्रारंभ किया था भारत में? पुर्तगालियों ने किए थे। फिर उसके बाद आगे बोला गया प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कहां पर स्थापन किया था? गोवा में। कब स्थापित किया था? 1556। याद है कोई समय यहां युद्ध भी हुआ था इस समय? ठीक। तो पुर्तगाली के बाद अगली क्लास से हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।